हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप गैप सॉल्यूशंस। तो आज हम वीडियो रखेंगे करंट अफेयर्स 20 से लेके 25 जून तक के लिए। तो ये पूरा आपका 5 to 6 डेज़ का कवर हो जाएगा इन अ सिंगल वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू। इसमें पहला टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज फाइनलाइज द लैंडमार्क कॉम्प्रोमिसो दी सेविला आउटकम डॉक्यूमेंट। So it is a final document for the 4th International Conference of Financing for Development. So FFD4 है क्या? It's a cornerstone of a renewed global framework for financing sustainable development. Location था इसका सेविला, स्पेन में। FFD unites global government leaders, institutions, business and civil societies at the highest level. US ने डिसाइड कर दिया इसको, पूरा एग्जिट करेंगे। The financing for development, the process at the United Nations is centered around supporting the follow-up to the agreements of the 3 international conferences on financing for development. कौन कौन से 3 हैं ये? Money consensus, Doha declaration, the Addis Ababa action. So monetary consensus में आपका 2002 में आया था ये। Establish the first global consensus on development finance focused on increased official development assistance, aid effectiveness, IMF governance reforms and innovative financing mechanism. सेकेंड था हमारा दोहा डिक्लेरेशन में, इसने रीअफर्म किया था हमारे 2002 वाले डिक्लेरेशन को। देन एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं की डायमेंशंस क्या है इसके। ग्लोबल फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क है, रिन्यूज कमिटमेंट्स फ्रॉम एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा, मॉनेटरी कंसेंसस एंड दोहा डिक्लेरेशन। क्या करता है ये? अराउंड 4 ट्रिलियन एनुअल SDG फाइनेंसिंग गैप इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसको जो हमारा गैप है इसको फुलफिल करना है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर रिफॉर्म्स, कॉल फॉर इंक्लूसिव गवर्नेंस, IMF कोटा रिफॉर्म्स, वर्ल्ड बैंक शेयर होल्डिंग एंड अदर्स। डेट सस्टेनेबिलिटी, UN to lead IMF वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स प्रपोजिंग वॉलंटरी प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल सोवरेन डेट प्रैक्टिसेस। टैक्स रिफॉर्म्स भी आएगा इसके अंडर में। सो बेसिकली हमें याद क्या रखना है, ये टर्म जो है द 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ये किससे रिलेटेड है, इसका लोकेशन क्या था, कहाँ पे हुई थी, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल। Portal was launched by Union Minister for Women and Child Development at the National Consultation of Gender Budgeting. है क्या ये? सेंट्रलाइज रिपोजिटरी ऑफ टूल्स यूजिंग पॉलिसी ब्रीफ्स, बेस्ट प्रैक्टिस एंड जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा, इंटेंडेड फॉर यूज बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड स्टेक होल्डर्स। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर सबमिटिंग प्रपोजल्स ऑफ जेंडर बजटिंग ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। जेंडर बजटिंग, ये टर्म क्या है? It's an approach that integrates gender equality into government's planning and budgeting processes and analysis how budgets can promote gender equality. It involves a thorough analysis of government budgets to establish its gender differential impacts, prioritize and frame commitments and corresponding actions, and ensure budget allocations for gender equality commitments. अब नीड क्या है हमको इस चीज़ का? जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटरी बजटिंग होना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क की स्ट्रेंथनिंग करनी है, वुमेन स्पेसिफिक लॉ जैसे कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट वर्क प्लेस 2013। अच्छा, इसका इवोल्यूशन क्या है एक बार हम टाइमलाइन में देख लेते हैं। 2001 में सबसे पहले जेंडर बजटिंग पैलेटेड, इसका रिसर्च किसने किया था? MWCD, NIPFP एंड UN Women ऑन जेंडर रिलेटेड इकोनॉमिक पॉलिसी। 2005-06 में जेंडर बजटिंग अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन 7 में जेंडर बजटिंग स्कीम स्टार्टेड। देन 8-9 में चाइल्ड बजटिंग अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 12 to 17 जो हमारा 12th 5-year प्लान था, इसमें मेन स्ट्रीमिंग हुआ था हमारा जेंडर थ्रू जेंडर बजटिंग। देन 2022 में इंडिया एट 75 जो हमने अडॉप्ट किया है, उसमें वी इंश्योर ऑप्टिमम बजटरी रिसोर्स फॉर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। नाउ 24 to 25 रिवीजन ऑफ GBS फॉर्मेट।
तो अगर आपको मेंस के लिए कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए तो आप इस पूरे के पूरे चार्ट को एज इट इज़ लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज more girls opting for science than arts, shift towards gender parity in STEM education. So this is a good news for us. ज़्यादा लड़कियां भी आर्ट्स से शिफ्ट हो रही हैं towards the STEM. So according to Ministry of Education, for the first time in over a decade, more girls passed class 12 with science, 28.14 lakh, than with arts, 27.24 lakh in 2024. It marks a significant shift from the traditional gender trend. Science, once perceived as a male-dominated domain, is now being actively embraced by the girls across the country. साइंस का मतलब क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो लड़कियां पहले क्या करते थे, एक प्रोवाइडेड जेंडर रोल की वजह से वो आर्ट्स की साइड में ज़्यादा लेती थी। आर्ट्स से ज़्यादा क्लास 12 हमारे यहाँ पास होते थे लड़कियों में। प्रेजेंटली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ओवर अ डिकेड जब थोड़ा सा मार्जिनल इंक्रीज है, लेकिन आर्ट्स के कंपैरिजन में लड़कियों ने स्टेम ज़्यादा लिया है। So while more boys and girls pursue science, the gender gap is narrowing. In 2024, girls accounted 46% of the total students who passed class 12th in the science stream. Women comprise 52.1% of students in science discipline, All India Survey on Higher Education. In medicine, female representation is on par with men and their presence is steadily increasing in engineering and technology, which are the traditional male-dominated fields. So, ऐसा देखा जाता है कि मेडिसिन में तो पहले से ही women are at par with the men, but at present हमारे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्शन में भी they are continuously rising. Barriers क्या है मेल? Social and cultural norms, lack of role models, and workplace inequality. Need for women STEM. ज़रूरत ही क्या है women's को STEM में आने का? Simply ensuring gender equity and diversity in STEM. Second, bridging gender gaps and harnessing their potential. See, 50% of the total population is women. और अगर हम उसको 50% को ही अलग रखेंगे किससे? STEM से, साइंस इंजीनियरिंग फील्ड से, it will not be we are not totally consuming, totally utilizing our scientific potential. कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं विमेन को स्टेम में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए? विज्ञान ज्योति, क्यूरी इनिशिएटिव, वाइस किरण इनिशिएटिव जो स्कीम है, ये तीनों का आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूशन राइज इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026. So, welcoming the improvement in Indian institutions ranking, Prime Minister reaffirmed the government's commitment to furthering research and innovation ecosystem in India's educational institutions. So, QS World University Ranking में पब्लिश कैसे होती है? ये एनुअली होती है, लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन का एनालिटिक्स फ्रॉम क्वैकरली सिमेंस। की इनसाइट क्या है इसमें से? इंडिया हैज़ 54 यूनिवर्सिटी इन द रैंकिंग, मेकिंग इट फोर्थ। सबसे पहले US, UK एंड चाइना मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री। IIT दिल्ली, इंडिया टॉप रैंक इंस्टीट्यूशंस, रैंक 123rd ग्लोबली। पहले क्या था इसका? 150th, अभी है 123rd। 5 institutions featured in the global top 100 for employer reputation, reflecting strong industry confidence in Indian graduates. 8 इंडियन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो रैंक की हैं among world top 100 for citation per faculty. So about India's R&D ecosystem, India secured 39th position among 133 global economies in Global Innovation Index in 2024. कंसर्न क्या है? देखिए, लिखने में आपको ये लग सकता है कि बहुत अच्छा है, बट अगर हम इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमारा पॉपुलेशन कितना है, सो अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन आवर रैंकिंग्स आर नॉट एट ऑल गुड. सो कंसर्न्स क्या है? लो R&D फंडिंग, इनएडिक्वेट प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप, सब ऑप्टिमल इंडस्ट्री एकेडमिया एंड ब्रेन ड्रेन. सबसे पहले तो हमारा R&D में ही बिल्कुल फंडिंग नहीं है. आप बजट उठा के देख लीजिए हमारी GDP का कितना परसेंटेज R&D के लिए जाता है. इनएडिक्वेट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, देन सब ऑप्टिमल इंडस्ट्री एकेडमिया कन्वर्जेंस. हमारे यहाँ से डिग्रीज मिलती हैं लेकिन आपका उतना अच्छा स्किल्स डेवलप नहीं हो पाता है. लास्टली ब्रेन ड्रेन, जिनका बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप होता है, जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से पास आउट होते हैं, वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं. ब्रेन ड्रेन जिसे हम कहते हैं.
सो की इनिशिएटिव्स क्या है R&D को प्रमोट करने के लिए? ड्राफ्ट नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्टेप 2020, देन अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रिंट। तो ये कुछ हमारे इनिशिएटिव्स थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द R&D इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025, इन्वेस्टमेंट गैप्स इन डेवलपिंग कंट्रीज थ्रेटनिंग 2030 एजेंडा। सो रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हाईलाइट करती है अनसर्टेनिटीज अफेक्टिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट एंड इट में इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव देयर एजेंडाज। कौन से एजेंडाज? SDG के। FDI डिक्लाइन हो गया है, ग्लोबल FDI फ्लोज फेल बाय 11% टू 1.5 ट्रिलियन। देन अनइवन FDI है, FDI डिक्लाइन भी हुआ है, दूसरा अनइवन भी है। स्टैग्नेंट इन्वेस्टमेंट इन जॉब क्रिएशन इंडस्ट्रीज, डिक्लाइन इन सेक्टर क्रिटिकल फॉर SDGs। रीजन क्या है? जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ट्रेड फ्रेगमेंटेशन एंड इंटेंसिफाइंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी कंपटीशन कंबाइंड विद एलिवेटेड फाइनेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिकमेंडेशंस: स्केल अप द कैटालिटिक रोल ऑफ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सपेंडिंग द यूज ऑफ गारंटीज, हाइब्रिड कैपिटल एंड डी रिस्किंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो बेसिकली आज के टाइम पे अगर आप देख भी रहे होंगे तो काफ़ी सारा अनसर्टेनिटी है, काफ़ी पूरा वर्ल्ड ही एक तरीके से किसी वॉर में, किसी ट्रेड वॉर में, ट्रेडिशनल वॉर में उलझा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो इसमें क्या होता है, ग्लोबल इन्वेस्टर का जो आपका मोराल होता है वो डाउन होता है एंड दे हेजिटेट कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिसेंटली रिलीज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की फाइंडिंग में स्वीडन रैंक फर्स्ट फॉलोड बाय फिनलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे। इंडियाज रैंक हमारी ड्रॉप हुई है 63 थी 2024 में, 71 हो गई है 25 में। इट रैंक्स कंट्रीज ऑन देयर प्रोग्रेस टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी। इट टेक्स इनटू अकाउंट, इसके दो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, सिस्टम परफॉर्मेंस एंड ट्रांजिशन रेडीनेस। The index uses 43 indicators under these broad categories using data from multiple sources और स्कोर करता है कंट्री को 0 से 100 में। हमारा रैंक पहले अच्छा था, अभी 2025 में इट इज नाउ 71। ओके, नेक्स्ट इज नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI। It commemorates 20 years since the establishment. It is a not-for-profit organization registered under Section 8 of the Companies Act 2013. It was set up to enable peering among ISPs within India, allowing domestic internet tariffs to remain within the country. 2004 में NIXI was delegated the responsibility to manage India's .in country code top level domain। जो भी आपने कोई भी वेबसाइट वगैरह देखी होगी उसके लास्ट में जब www और डॉट के बाद में IN लिखा होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, तो उसका जिम्मेदारी, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास है? NIXI के पास। NIXI operates on a neutral and non-discriminatory basis in accordance with the global best practices. Next is Rajkot Sustainable Model for Dump Site Remediation. Rajkot turned Nakrawadi, a decade-old dump site burdened with 16 lakh ton of legacy waste, into a 20-acre green urban forest. कितना था? 16 लाख टन का वेस्ट जिसको उसने कन्वर्ट किया है 20 एकड़ ग्रीन अर्बन फॉरेस्ट में। इसे डेवलप किया गया एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन लक्ष्य जीरो डंप साइट इनिशिएटिव एमिंग टू रिमेडिएट लेगेसी वेस्ट डंप साइट्स एंड अचीव गार्बेज फ्री सिटीज। इस मॉडल के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। द मॉडल इन्वॉल्व प्लांटिंग 2.35 लाख नेटिव एंड फास्ट ग्रोइंग ट्रीज यूजिंग मियावाकी टेक्निक। मियावाकी टेक्निक पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इट वॉज डेवलप्ड बाय अ जापानीज बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी इन 1970s, involving creating dense forest quickly using native trees. It also includes waste to energy techniques, use secondary treated water for irrigation, and it demonstrates a circular economy approach by transforming a degraded dump site into a thriving eco-friendly urban space. Okay, next news is doomsday fish. एक और फिश होती है, अभी काफ़ी ये न्यूज़ में था, एक और फिश है ऑल्सो नोन एज द डूम्सडे फिश,
was recently caught off by Tamil Nadu coast by fishermen. It is strangely large, बहुत बड़ी होती है, odd looking fish होती है, known for its distinctly long ribbon shaped body that enables the species to float inconspicuously throughout the water column. It is referred to as the doomsday fish because its appearance near the surface is thought to be the warning of the impending natural disaster. ये कौन बिलीव करता है? जापानीज में पॉपुलर बिलीव है कि ये जो फिश है अगर ये दिखाई दे रही है, आपके कोस्टल एरियाज पे आ रही है, तो डेफिनेटली नियर बाई है क्या? डूम्सडे. ओ फिश कैन ग्रो टू मोर देन 30 फीट. ये क्या होते हैं? फिल्टर फीडर्स होते हैं. प्राइमरली क्रिल खाते हैं, प्लैंक्टन्स को खाते हैं और स्मॉल क्रिस्टेशियंस को खाते हैं. फिल्टर फीडर क्या होता है? एक एनिमल सच एज अ काम और बेलेन व्हेल that obtains its food by filtering organic matter or minute organisms from a current of water that passes through some part of its system. So basically filter करके खाते हैं और कुछ नहीं है. They are deep sea dwellers thriving most often in the zone least explored by scientists to date. Okay, next topic है इसमें Axiom 4 mission. तो नासा का एक्सियम मिशन 4 थोड़ा सा डिले हुआ था, अगेन ओइंग टू प्रॉब्लम्स इन द स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, बट अभी जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ तो न्यूज़ इज कि वो लॉन्च हो चुका है. एक्सियम मिशन 4 क्या है? इट इज़ द 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर अप टू 14 days डॉक दी ISS. It will launch to the orbiting laboratory on a Dragon spacecraft aboard a SpaceX Falcon 9 rocket. It is jointly coordinated by NASA and private US company SpaceX and Axiom Space. It was the first all-private mission launched in 2022. This mission will realize return to human space flight for India, Poland and Hungary. किस-किस के साइंटिस्ट जाएंगे इसमें? Apart from India, Poland और Hungary के भी. It will be the first time all 3 nations will execute a mission board on ISS. Next is children and armed conflict. United Nations Secretary General released annual report on children in armed conflict. Key finding report का है 25% surge in grave violation against children under the age of 18. 41,370 grave violations against in 2024. Highest number of children affected in, कहाँ पे सबसे ज़्यादा number of children affect हुए हैं? Israel and the occupied Palestinian territory, the Republic of Congo, सोमालिया, नाइजीरिया एंड हेटी. सो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रेव वायलेशंस हुआ है. मोस्ट प्रेवलेंट वायलेशंस इन 2024 इज किलिंग एंड मेमिंग, डिनायल ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस, रिक्रूटमेंट एंड यूज. परपिट्रेटर्स नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स 50% ऑफ ग्रेव वायलेशंस एंड गवर्नमेंट फोर्सेज. सो कुछ हमारे नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो करते हैं, बाकी बच्चे कुछ हमारे गवर्नमेंट फोर्सेज हैं जैसे किलिंग, अटैक ऑन स्कूल्स एंड अदर्स. Okay, next is sickle cell disease. So यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ₹10 crore प्राइज फॉर ड्रग डेवलपमेंट टू ट्रीट सिकल सेल डिसीज ऑन वर्ल्ड सिकल सेल डे. It's a group of inherited blood cell disorder where abnormal hemoglobin cause red blood cell to become rigid and crescent shaped, resembling a sickle. सिकल जैसा दिखने लगता है, हाशिया जैसा, ऐसा दिखने लगता है हमारा रेड ब्लड सेल. The sickle cells die early, which causes a constant shortage of RBCs. ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है दैट इज प्रेजेंट एट बर्थ. इट इज इनहेरिटेड व्हेन अ चाइल्ड रिसीव्स 2 genes, one from each parent that code for abnormal hemoglobin. There is only a single drug available as on date for the management of sickle cell disease. Extreme helium star. Researchers have uncovered a mysterious star named A980 that belongs to a rare class called extreme helium stars. For the first time, researchers also detected germanium in A980, which never been observed in this type of star. तो सबसे पहले तो एक्सट्रीम हीलियम इस टाइप के कैटेगरीज के स्टार होते हैं. जो अभी मिला है दैट इज A980. उसके पास में मिला है आपको क्या? जर्मेनियम. ये लो मास सुपर जायंट दैट इज ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ हाइड्रोजन एंड द मोस्ट कॉमन केमिकल एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स. Their atmosphere are dominated by किससे? ज़्यादा मिलता क्या है? हीलियम with high amounts of carbon, nitrogen and oxygen. The exact origin and evolution are still debated. लास्ट है आपका इसमें नक्षत्र.
Indian Council of Medical Research has launched its first high-performance computing facility named Nakshatra at National Institute of Virology, Pune में. It developed under PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. It's a state-of-the-art computing cluster which enables enhanced strong storage and optimizes the pipeline for genomic research. किसके लिए है? Mainly genomic research के लिए. Aims to improve early detection of disease threats, faster outbreak and support AI-driven vaccine and drug development. Alright, तो अभी हम हैं 21 जून के करंट अफेयर्स पे, जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है इजरायली स्ट्राइक डायरेक्टली हिट ईरान नतांज अंडरग्राउंड एनरिचमेंट प्लान. किसने बताया है? IAEA. The revelation of International Atomic Energy Agency about recent damage of uranium enrichment facility in Iran has raised concern about nuclear safety and security. तो हुआ क्या था? जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा था उसमें तब ये पता चला था कि ईरान का नतांज अंडरग्राउंड जो एनरिचमेंट प्लान है उसको डायरेक्टली हिट किया गया है. ये बताया किसने था? IAEA. नाउ IAEA बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, आप इसके बारे में एक बार डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा. About nuclear safety and security. So, nuclear security is the prevention and detection of the response to unauthorized access or removal, sabotage या illegal transfer किसी ने किया हो या other malicious act involving nuclear or radiological material or their associated fatalities. Now, nuclear safety involves prevention of and protection against accident involving such material or related facilities that it give rise to radiation risk. अब होगा क्या? अगर कोई इलीगल तरीके से इसका एनरिचमेंट कर रहा है या इसको इलीगली ट्रांसफ़र कर रहा है या ऐसा ही कुछ और करने का कोशिश कर रहा है, उसमें थ्रेट बढ़ जाता है इस टाइप के एक्सीडेंट का, जिसमें आपका रेडिएशन रिस्क बढ़ जाएगा. न्यूक्लियर सेफ्टी वर्सेस न्यूक्लियर सिक्योरिटी. न्यूक्लियर सिक्योरिटी डील्स विद द इंटेंशनल थ्रेट जैसे कि टेररिज्म और सैबोटेज. ठीक है. रोल क्या है IAEA का इन इंश्योरिंग द न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? IAEA एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN कब बना था? 1957 में. इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है. वर्क्स ऑन इश्यूज लाइक पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, फूड सेफ्टी, कैंसर कंट्रोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कन्वेंशन ऑन द फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, कोड ऑफ कंडक्ट इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रेडियो एक्टिव रिसोर्सेज, Convention on Nuclear Safety, Vienna Declaration on Nuclear Safety. Other UN initiatives for nuclear safety and security. So, Terrorist Bombing Convention, Nuclear Terrorism Convention, UN Security Council Resolution for सबसे पहला Comprehensive Counter Terrorism, second है Preventing Non-State Actors from Acquiring Weapons. कौन से weapons? Weapons of Mass Destruction. ठीक है. सेकेंड है हमारा टॉपिक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्ड फिनटेक फर्म्स टू क्रिएट न्यू मार्केट्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल एरियाज. सो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्ट्रेस किया है कि फिनटेक फर्म्स को इन रूरल जो इंडिया है उसको देखना चाहिए एज अ फर्टाइल ग्राउंड, नॉट जस्ट एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट न्यू मार्केट. फिनटेक्स, short for financial technology, are companies that rely primarily on technology to provide financial services. फिनटेक सेक्टर कंप्राइज इसमें होता क्या क्या है? डिजिटल पेमेंट, ऑल्टरनेटिव लैंडिंग जैसे कि क्राउड फंडिंग, इंश्योरटेक, वेल्थ टेक एंड इनेबलिंग टेक सर्विस यूजिंग, इसमें AI का यूज करते हैं, बिग डेटा का यूज करते हैं. इंडिया का जो फिनटेक इकोसिस्टम है थर्ड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड और 14% CAGR की रेट पे ये बढ़ रहा है. रोल ऑफ फिनटेक सेक्टर इन रूरल इंडिया. फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाएगा अगर ये रूरल इंडिया पे ध्यान देंगे तो. एक्सेस टू क्रेडिट होगा, एग्रीकल्चर सपोर्ट होगा एंड डिजिटल पेमेंट्स एंड रेमिटेंस में बढ़ जाएगा, लो कॉस्ट हो जाएगी और उसका यूज बढ़ जाएगा. ठीक है. चैलेंजेस क्या है? अब फायदे तो ये सब हो जाएंगे, चैलेंजेस क्या है? डिजिटल डिवाइड. अभी रूरल और अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा डिजिटल डिवाइड है. फाइनेंशियल लिटरेसी और डिजिटल लिटरेसी हमारे अर्बन एरियाज़ में भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो रूरल एरियाज़ में इसको लेके जाने में अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. मिसट्रस्ट है ऑफ डिजिटल सोल्यूशन. लोग स्केप्टिक हैं उसके लेके कि हम फाइनेंशियल सर्विसेज में डिजिटल सोल्यूशंस को लेके आएँ या ना आएँ, क्योंकि ऑब्वियसली साइबर फ्रॉड का टेंशन उसमें रहता है. और दूसरा प्रेफरेंस रहता है कैश के लिए.
जियोग्राफिक एंड फिजिकल बैरियर्स भी हैं, क्योंकि सारे के सारे जो सर्विसेज हैं वो हर एक रूरल एरिया में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव न्यू HIV प्रिवेंशन ड्रग लेनाकेपाविर। FDA ने अप्रूव कर दिया है पेव्स द वे फॉर WHO प्री क्वालिफिकेशन विच कैन एक्सेलरेट नेशनल रेगुलेटरी अप्रूवल। WHO pre-qualification for medicine program help ensure and medicine supplied by the procurement agencies meet acceptable standard of quality, safety and efficacy. अब ये मेडिसिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. इज एन एंटी रेट्रोविरल मेडिसिन दैट इज यूज्ड फॉर HIV प्रिवेंशन एज अ प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस. प्रेप क्या होता है? एक मेडिकेशन होता है दैट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन फॉर इंडिविजुअल who are HIV negative but are at the risk of contracting the virus. WHO currently recommend oral PrEP, the dapivirine, vaginal ring and long-acting injectable sabotagravir as option for HIV PrEP. अभी तक जो यूज़ होता था वो ये यूज़ होता था PrEP की तरह, HIV PrEP की तरह. अभी रिसेंटली हम यूज़ करना चाह रहे हैं लेनाकेपाविर को. ठीक है, अभी HIV होता क्या है? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो, बट एक बार हम देख लेते हैं. HIV इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. इज अ वायरस दैट अटैक्स द ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम को अटैक करता है. मैकेनिज्म, HIV डैमेजेस द इम्यून सिस्टम बाय इन्फेक्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग CD4 सेल्स जो होती है हमारे बॉडी की, जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है. ये होता क्या है? एक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स होती है. HIV is spread from the body fluids of an infected person including blood, breast milk, semen, vaginal fluids. और ये मदर से उसके बेबी को भी फैल सकता है. HIV can be prevented and treated with antiretroviral therapy. Untreated HIV can progress to acquired immunodeficiency syndrome. अच्छा, अभी यहाँ पे ना डिफरेंस होता है HIV में और आपके एड्स में. HIV एक वायरस है और एड्स आपका सिंड्रोम है. HIV पॉजिटिव अगर कोई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एड्स वाली स्टेज पे पहुंच गया हो. अगर कोई HIV पॉजिटिव हो गया है, उसका अर्ली डिटेक्शन हो गया है, तो हम एड्स को होने से पहले ही रोक सकते हैं. अकॉर्डिंग टू HIV एस्टिमेशन 2023 रिपोर्ट, ओवर 2.5 मिलियन पीपल आर लिविंग विद HIV इन इंडिया. नाउ इंडिया का इनिशिएटिव्स क्या क्या है? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 5 21 से 26 तक. 95 का टारगेट है हमारा, जिसमें 95% ऑफ HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल्स नो देयर स्टेटस, 95% ऑफ दोज डायग्नोस्ड जो ट्रीटमेंट पे हैं एंड 95% ऑफ दोज पेशेंट अचीव वायरल सप्रेशन. मतलब जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनमें 95% लोगों को पता होना चाहिए उनका स्टेटस. जिनको निकला है उनका डायग्नोज हो चुका है और उनको ट्रीटमेंट पे आ जाना चाहिए, और जो ट्रीटमेंट में है उनमें से 95% को वायरल सप्रेशन हो जाना चाहिए जिससे कि वो एड्स की तरफ ना जाए. HIV एंड एड्स प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 2017. नेक्स्ट है कमिटमेंट टू एंड HIV एड्स एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय 2030 और यूथ टारगेट इनिशिएटिव जैसे कि रेड रिबन क्लब्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ओके, next is 5th edition of National Time Release Study NTRS. Prepared by the Central Board of Direct Taxes and Customs, the report assesses the speed at which goods are cleared at ports across land, sea and air. इसे हो क्या रहा है? टाइम कम हो रहा है and help to boost India's logistic efficiency. रिपोर्ट क्या शो करता है? नोटेबल प्रोग्रेस हुई है इन कार्गो क्लियरेंस, कार्गो की क्लियरेंस में टाइम सेट की इंपोर्ट गेटवेज बिटवीन 2023 से 2025 तक. अब ये इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है? सो बेसिकली अ रोबस्ट लॉजिस्टिक्स सेक्टर सपोर्ट्स ट्रेड, रिड्यूसेस बिजनेस कॉस्ट एंड कनेक्ट्स इंडियन इंडस्ट्रीज विद ग्लोबल मार्केट, देयरबाय हेल्पिंग इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया सक्सीड. ओवर 22 मिलियन लोगों को लॉजिस्टिक सेक्टर में काम मिला है. कॉम्पिटिटिवनेस, लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट हेल्प इंडियन प्रोडक्ट्स कम्पीट ग्लोबली. इंडिया का रैंक है करंटली 38 आउट ऑफ द 139 कंट्रीज इन 2023 वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स के हिसाब से, जो पहले था 44. गोल क्या है हमारा 2030 तक? हमें रैंक करना है 25 नेशंस में और रिड्यूस करना है लॉजिस्टिक कॉस्ट को 10% से नीचे.
इसके लिए स्टेप्स कौन कौन से लिए हैं? अच्छा, उससे पहले हम एक बार NTRS देख लेते हैं है क्या एक्चुअली। 2019 से द टाइम रिलीज स्टडी हैज़ बीन कंडक्टेड एनुअली अक्रॉस 15 मेजर लोकेशंस एंड सी पोर्ट। रिकमेंड किया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने। एन इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो 1952 में बनी थी, रिप्रेजेंटिंग 186 मेंबर्स दैट प्रोसेस 98% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। की फाइंडिंग क्या था हमारे 5th NTRS का 23 से 25 का? इम्प्रूवमेंट्स हमारे हुए हैं टाइम रिडक्शन को लेके। सी पोर्ट पे -6 आवर्स, एयर कार्गो -5 आवर्स एंड ICPs -18 आवर्स। चैलेंज है हमारा टाइम बढ़ा कहाँ पे है? इनलैंड कंटेनर डिपोट्स +12 आवर्स। ठीक है, स्टेप्स टेकन क्या था हमारा? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया हमने, ई वे बिल सिस्टम बनाया है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी निकाली है 2022 में, एंड नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान 3.0 जो हम लॉन्च किए हैं 24 से 27 के लिए। ओके, नेक्स्ट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL wins ISRO bid to build small satellite launch vehicles. So out of 3 bidders include Alpha Design Technologies Limited and Bharat Dynamics Limited, HAL has bagged a transfer of technology deal from ISRO to build and operate SSLVs. During the technology transfer phase, HAL will have to make at least 2 SSLVs end-to-end while observing the procedure ISRO followed for the 3 developmental flights. SSLV है क्या? एक 3-stage solid propulsion rocket है designed to launch satellite weighing up to 500 kg into 500 किलोमीटर प्लानर ऑर्बिट में। कहाँ तक? अंडर 500 kg तक, और कहाँ तक? 500 किलोमीटर तक। इट इज लो कॉस्ट व्हीकल विद लो टर्न राउंड टाइम एंड हैज फ्लेक्सिबिलिटी इन अकोमोडेटिंग मल्टीपल सैटेलाइट्स। इनिशिएटिव्स फॉर ओपनिंग अप द स्पेस सेक्टर, लिबरलाइजेशन कर रहे हैं हम स्पेस सेक्टर का, 100% FDI अलाउड है। क्रिएशन कर रहे हैं ऑफ इन स्पेस का इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इंडियन स्पेस पॉलिसी हमारी 2023 की वेंचर कैपिटल फंड, अ डेडिकेटेड 1000 crore rupees फंड हैज बीन अप्रूव्ड फॉर फाइनेंस स्टार्टअप्स एंड बूस्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द स्पेस सेक्टर। Privatization of space sector in India. So there are more than 200 space-based startups in India, and so far ISRO and InSpace has done around 478 transfer of technology to private players. Development क्या क्या है private players से? Vikram S, India's first privately built rocket, was launched under Mission Prarambh. And IIT Madras incubated startup Agnikul Cosmos test launched the indigenously designed and developed world first rocket with a single piece 3D printed engine. तो अगर कभी भी आए हमारे स्पेस सेक्टर में मेक इन इंडिया को लेके तो हम ये नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज Atlantic meridional overturning circulation collapse could cause severe cooling in North Europe. तो एक स्टडी किया है किसने? यूट्रिच यूनिवर्सिटी नीदरलैंड में find that under moderate emissions global warming may not be enough to offset the cooling caused by potential collapse of the AMOC, that is Atlantic meridional overturning circulation. Ocean current है, the AMOC is a system of ocean current that circulates water within the Atlantic Ocean, bringing warm water toward north and cold water towards south. ओशन करंट है, वार्म वाटर लेके आता है नॉर्थ की तरफ एंड कोल्ड वाटर टुवर्ड्स साउथ इन द अटलांटिक ओशन. नाउ डिफरेंसेस इन वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी पावर इट. वार्म सरफेस वाटर मूव्स वाटर टू द पोल्स एंड कूल्स डाउन. एज सी आइस फॉर्म्स इट लीव्स बिहाइंड सॉल्ट मेकिंग सराउंडिंग वाटर डेंसर. डेंस वाटर सिंक कर जाता है एंड फ्लोज साउथवर्ड एट द डीप ओशन लेवल्स. दिस डीप वाटर इवेंचुअली राइजेस अगेन थ्रू अपवेलिंग, वार्म्स अप एंड रीस्टार्ट द साइकिल. ठीक है, ये आपका पूरा साइकिल चलता है. सिग्निफिकेंस इसका क्या है? एमॉक इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट ऑफ ओशन करेंट्स एंड इट हेल्प्स डिस्ट्रीब्यूट हीट, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द ओशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इम्पैक्ट क्या पड़ा है अब इसका क्लाइमेट चेंज का इसके ऊपर? ग्लोबल वार्मिंग ने इसको वीक कर दिया है या कर सकता है. This occurs because the melting of Arctic ice adds cold water, fresh water to the North Atlantic, thereby reducing the water salinity and density.
जो आर्कटिक आइस मेल्ट हो रहा है, फ्रेश वाटर में नॉर्थ अटलांटिक में मिल रहा है, वाटर का सैलिनिटी रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है, एंड एज अ रिजल्ट द डेंस वाटर नीडेड टू सिंक एंड ड्राइव द एमॉक बिकम स्केयर। अब जो डेंस वाटर पहले होता था, जो नीचे सिंक कर जाता था और साउथ की तरफ चला जाता था, अब वो उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं जा पा रहा है। अगर एमॉक वीक हो जाएगा या कोलैप्स कर जाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? A weakening of collapse of amok could become a climate tipping point. Climate disruption, cool Europe and change precipitation patterns in parts of Europe, South America and Africa. अगर हमारा ये चेंज होता है, एमॉक चेंज होता है, तो सारा का सारा जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, यानी कि जो बारिश होने का जो पैटर्न होता है, वो चेंज हो जाएगा। अफेक्ट द टाइमिंग ऑफ द इंडियन मानसून। अब क्योंकि वहाँ से चेंज होगा तो सारे फैक्टर्स जो हमारे इंडियन मानसून को इफेक्ट करते हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। Lead the tropical rain belt to shift southwards, resulting in drought over the African Sahel. जो हमारा ट्रॉपिकल रेन बेल्ट है वो थोड़ा सा साउथवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, जिससे हमारा जो पहले अफ्रीका में जो साहेल रीजन होता है उसमें ड्रॉट्स आ जाएंगे। थ्रेट टू ओशन फायर, फ्यूअर न्यूट्रिएंट्स रीच सरफेस वाटर्स, हार्मिंग मैराइन फूड चेन्स। Although a full amok collapse is debated, its currently weakening is worrying. जैसा कि अभी हमने देखा कि एमॉक पूरी तरीके से खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये वीक हो रहा है, एंड दैट इज अ वरिंगसम साइन। ठीक है, अभी छोटा छोटा जो कुछ हम न्यूज है वो देख लेते हैं। स्टेबल कॉइन्स, द यूएस सेनेट पास द गाइडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स इन अ मेजर बूस्ट फॉर स्टेबल कॉइन्स। स्टेबल कॉइन्स है क्या? टाइप ऑफ क्रिप्टो एसेट दैट इज टाइड टू द वैल्यू ऑफ अनदर एसेट सच एज द यूएस डॉलर और गोल्ड। ये वॉलेटाइल नहीं है, मतलब इसका जो बिटकॉइन है वो हमारा काफी वॉलेटाइल क्रिप्टो करेंसी था, ये उसके जैसा नहीं है। स्टेबल कॉइन्स आर मोर स्टेबल एज देयर एम टू मिनिमाइज प्राइस फ्लक्चुएशंस। नाउ दिस फीचर मेक देम सुटेबल फॉर ट्रांजैक्शन, सेविंग एंड एज अ ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो इकोसिस्टम। होता क्या है, जैसे सबसे जो हमारा अभी फेमस है बिटकॉइन, वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि वो किसी के थ्रू बैक्ड नहीं है। बट हमारा जो स्टेबल कॉइन्स है जो इसमें दिखा रहे हैं, इट इज बैक्ड बाय यूएस डॉलर और गोल्ड। ठीक है, इससे क्या करेगा कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो सूटेबल रहेगा हमारे ट्रांजैक्शन के लिए, सेविंग के लिए भी, और इट विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ट्रेडिशनल जो हम फाइनेंसिंग सिस्टम अडॉप्ट कर चुके हैं और क्रिप्टो सिस्टम, जिससे हम अभी उतना ज़्यादा अडेप्टेबल नहीं है। Next is anti-dumping duty. India has imposed 5-year anti-dumping duties on imports of Chinese aluminium foil, Tretalcor, acetonitrile. ओके, ये कहाँ से आ रहा था? चाइना, रशिया और ताइवान से। एंटी डंपिंग ड्यूटी होता क्या है? एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ होता है जो एक डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोज करती है फॉरेन चीज़ों के ऊपर। है क्या, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है हमारा जो इंडिया में 50-60 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन फॉरेन में उसका प्राइस है अराउंड सेम 50-60, लेकिन हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को ख़त्म करने के लिए जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो हमारे यहाँ डंपिंग करेंगी उसको 30 रुपीज़ में, 20 रुपीज़ में। तो डेफिनेटली हमारा जो मार्केट है वो 30 और 20 रुपीज़ वाले प्रोडक्ट को ही लेगा। एंड वंस जब उसका हमारा डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद वो अपना जो प्राइस है वो बढ़ाते हैं, तो इसे हम कहते हैं डंपिंग। तो इसके अगेंस्ट में जो टैरिफ लगता है उसे कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड अलाउज कंट्रीज टू टेक एक्शन अगेंस्ट डंपिंग। तो हम ये किसके अंडर में करते हैं? गेट के अंडर में करते हैं। नेक्स्ट इज इंडियाज पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB. It received 24 and 25 digital payment award from the Ministry of Finance to its inclusive tech-driven citizen-centric banking solution. ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड पेमेंट बैंक है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। Leverages around 1.55 lakh post offices to extend its reach to every corner of the country. पेमेंट बैंक होता क्या है? प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू अंडरसर्व्ड इंडिविजुअल इंक्लूडिंग डिपॉजिट, विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, रेमिटेंस ले सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, प्राइमरीली थ्रू डिजिटल चैनल्स। अब प्रॉब्लम यह है कि इसका एक्सेप्टेंस जो है डिपॉजिट का अप टू 2 लाख है एंड इनेबल मनी ट्रांसफर्स एंड बिल पेमेंट बट कैन नॉट गिव लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड्स। जो हमारे जो पेमेंट सिस्टम्स होते हैं, पेमेंट बैंक्स होते हैं और जो हमारे ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं, उसमें मेन डिफरेंस यही होता है, एक तो आपका डिपॉजिट पे लिमिट होता है अप टू 2 लाख, दूसरा
ये आपको लोन नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज ओटावा कन्वेंशन। फिनलैंड पार्लियामेंट अप्रूव्स विड्रॉल फ्रॉम ओटावा कन्वेंशन और एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन। इससे पहले एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया एंड पोलैंड, इन लोगों ने भी अनाउंस कर दिया था ट्रीटी से अपना विड्रॉवल। अब ये बेसिकली है क्या, जेनेसिस इसका हुआ था कंक्लूडेड बाय द डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस ऑन एन इंटरनेशनल टोटल बैन ऑन एंटायर पर्सनल लैंड माइंस एट ओस्लो इन 1997। इसका ऑब्जेक्टिव था एंड हार्म फ्रॉम एंटी पर्सनल माइंस बाय प्रमोटिंग ग्लोबल पार्टिसिपेशन, क्लियरिंग माइंस, डिस्ट्रॉइंग स्टॉक पाइल्स एंड हेल्पिंग विक्टिम्स। 165 कंट्रीज हैं जॉइन द ट्रीटी, इंडिया इज नॉट वन ऑफ देम। Okay, so the next topic is Commission for Air Quality Management, CAQM. ठीक है, तो from July 2025, CAQM will ban fuel refills for end-of-life vehicles in Delhi to help reduce pollution. So as we know, ये first of all तो ये सिर्फ दिल्ली के लिए है। दूसरा, दिस इज़ रिलेटेड टू जो व्हीकल का एंड ऑफ लाइफ होता है, जो आज से 1-1.5 साल पहले डिसाइड किया गया था कि इस इतने ईयर्स के लिए ये व्हीकल वैलिड रहेगा, इसके बाद में उसका एंड ऑफ लाइफ हो जाएगा। तो अभी उसी को लेके अपने दिल्ली में ये प्रोविज़न है कि जो भी व्हीकल्स होंगे जिनका एंड ऑफ लाइफ हो चुका होगा, लेट्स सपोज अगर कोई 15 ईयर पुराना है, अगर उसका एंड ऑफ लाइफ कंप्लीट है तो उसको फ्यूल नहीं मिलेगा। सो एस्टेब्लिश्ड अंडर CAQM Act 2021 for the national capital region and adjoining areas, that is हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। सो ऑब्जेक्टिव इसका था टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन एंड एयर क्वालिटी। सो दिस इज अबाउट CAQM। इसके चेयरपर्सन मस्ट हैव एक्सपीरियंस इधर या तो एटलीस्ट 15 ईयर्स होना चाहिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पॉल्यूशन कंट्रोल, या फिर 25 ईयर्स का होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। की पावर इसके पास क्या है, ऑर्डर्स ओवरराइड दोज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, CPCB, स्टेट PCBs एंड अदर बॉडीज इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। Okay, next is Taiwan Strait. So Taiwan recently detected Chinese military aircrafts near its territory just after days British naval ship passed through the sensitive Taiwan Strait. China claims Taiwan as its own and has not ruled out using force to bring the democratic self-ruled island under its control. So ये time to time China करता रहता है because it considered Taiwan to be as a part of China. तो बाय हुक और क्रुक ये अपना अथॉरिटी ताइवान पे टाइम टू टाइम क्लेम करते रहते हैं। सो अ स्ट्रेट इज अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, नेम्ड बाय पोर्चुगीज इन द 16th सेंचुरी ऑफ फॉर्मोसा, ब्यूटीफुल, इसका मतलब होता था ब्यूटीफुल। कनेक्ट्स साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी। रिवर्स इसके आसपास जो हैं, जियोलोंग एंड मेन रिवर्स फ्रॉम चाइना फ्लोज इनटू इट। Significance है इसका, more than 40% of the world's container fleet moves through the same strait. Median line or Davis line runs approximately down the middle of the Taiwan Strait. So this is your Taiwan and this one is the strait. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा श्री सैलम मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल। So recently the first Indian epigraphical references to Halley's comet has been found in a copper plate inscription preserved in Sri Sailam Mallikarjuna Swami temple in Andhra Pradesh. So basically हमको इसमें याद क्या रखना है, आर्ट एंड कल्चर टाइप का ये आ जाएगा उसमें, जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर आता है। So the inscription dated 1456 CE and is written in Sanskrit and Nagarai script. It records a grant made by the Vijayanagar ruler Mallikarjuna to the Vedic scholar. इस मंदिर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका लोकेशन है श्री सैलम आंध्र प्रदेश में, नलमलाई हिल्स अलॉन्ग द रिवर कृष्णा। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। इट इज़ बोथ अ ज्योतिर्लिंग एंड अ शक्तिपीठ, ज्योतिर्लिंग भी है शक्तिपीठ भी है। इसको पैट्रोनाइज किया था इनिशियली सातवाहन डायनेस्टी ने एंड लेटर बाय द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एंड विजयनगर रूलर्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जंपिंग जीन्स। सो अ न्यू स्टडी रिवील्स दैट लाइन 1, a jumping gene, binds to cellular DNA during brief periods of the cell division. Jumping gene होता क्या है? It's transposable element or jumping gene are the DNA sequences that move from one location to another on the genome, thus affecting the expression of the gene. ये आपका जीनोम है पूरा, ये आपका है jumping gene, जंप करते रहे।
They can also do either by physically cutting and pasting themselves or by copying themselves to the new location. Not necessarily कि यही सेम जीन आपका इस पे जाएगा, ये अपने आप को कॉपी करके भी दूसरी जगह भेज सकता है. In the process, they may cause mutations and increase or decrease the amount of DNA in the cell genome. So, in human beings, more than 50% of the genome is composed of the transposable element. Next is gharial conservation. 7 gharial earlings were released in the Girwa River at Katani Ghat Wildlife Sanctuary. कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में. इसका नाम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? Comes from घड़ा, that is pot, due to the bulb-like knob on male snout. ठीक है, इसकी वजह से making them the only visibly sexually dimorphic crocodilian. डाइट है इसका, मेनली फिश खाते हैं ये. लॉन्ग थिन स्नाउट विथ शार्प टीथ एंड स्ट्रॉन्ग नेक मेक्स देम एक्सीलेंट फिश हंटर्स. ये आप देख रहे हैं, इसकी वजह से दे आर द फिश हंटर्स. थ्रेट है इसका, डैम्स बन रहे, बैराजेस एंड वाटर एक्सट्रैक्शन हार्म देयर रिवर हैबिटेट्स बाय टर्निंग देम इनटू अनसूटेबल लेक्स एंड रिड्यूसिंग वाटर फ्लो डाउनस्ट्रीम. सो 3 गंगा रिवर ट्रिब्यूटरीज में ये मेनली मिलते हैं एंड चंबल एंड गिरवा, राप्ती, नारायणी नेपाल में. कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका? IUCN में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसमें शेड्यूल 1 है. क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो हमारा 1975 में लॉन्च किया गया था. घड़ियाल रिजर्व सेटअप इन यूपी में है, मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में है. तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे 22 एंड 23 जून के लिए. सो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा राइजिंग मैनोस्फीयर सीरियस थ्रेट टू द जेंडर इक्वालिटी बाय UN Women. Manosphere is an umbrella term for a network of online communities. क्या है manosphere? अब ये टर्म याद रख सकते हैं हम. It's a network of online communities that promote narrow and aggressive definitions of masculinity, along with the false narrative that feminism and gender equality have harmed the men's right. So ये rooted रहता है basically misogyny and anti-feminist rhetoric से. The manosphere weaponized digital platform to spread hate, sexist ideologies and reinforce deep gender biases. Reason क्या है? Need for validation. Validation चाहिए, जो आपका सोशल मीडिया है उससे आपको सपोर्ट चाहिए, वैलिडेशन चाहिए. डिजिटल एनोनिमिटी होता क्या है? जब भी आप किसी को फिजिकली परेशान करेंगे तो हम उसके लिए कुछ एक्शन ले सकते हैं. जब आप डिजिटल रहते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड भी कर सकते हैं. सो इट इज़ ईजियर टू स्प्रेड मिसोजिनी एंड हेट्रेड. Social media algorithms amplify harmful and anti-women narratives. Masculinity influencers, काफ़ी सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो पूरा का पूरा टॉपिक है उनका मैन वर्सेस एज विक्टिम ऑफ फेमिनिज्म दिखाते हैं. नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होता है? लेस सेफ्टी फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन डिजिटल स्पेसेस. एग्जाम्पल में इसमें दे रहे हैं, गैमरगेट वॉज अ हैरेसमेंट कैंपेन इन विच फीमेल गेमर्स वर टारगेटेड बाय मेल सुपरमेसिस्ट. अंडरमाइनिंग जेंडर इक्वालिटी फ्यूल्स रियल वर्ल्ड हार्म. जब भी आप डिजिटली कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी तो छुपा लेते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट क्या आता है? रियल वर्ल्ड में वुमेन के लिए प्रॉब्लम आते हैं, जैसे वर्बल हैरेसमेंट, वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, रिड्यूस्ड पार्टिसिपेशन इन पब्लिक स्फीयर्स. ऑब्वियस है, इतने सारे प्रॉब्लम्स जब होंगे तो वुमेन पार्टिसिपेशन तो रिड्यूस हो ही जाएगा, जैसे कि पॉलिटिक्स, मीडिया, एकेडमिया एंड अदर्स ऑल्सो. सो अभी इसमें इनिशिएटिव क्या किया है मैनोस्फीयर को काउंटर करने के लिए? ग्लोबल में बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 कॉल्स फॉर बैलेंस्ड एंड नॉन स्टीरियोटाइपिकल पोर्ट्रेल्स ऑफ वुमेन इन मीडिया. नेक्स्ट है मेकिंग ऑल स्पेस सेफ इनिशिएटिव UNFPA. नेक्स्ट यूज डिजिटल सर्विस एक्ट. इंडिया में क्या लिया है हमने? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन 1986 में. IT रूल्स है 2021 में एंड डिजिटल शक्ति, डिजिटली एम्पावरिंग वुमेन एंड गर्ल्स इन साइबर स्पेस. तो बेसिकली ये जो सारे इनिशिएटिव्स हैं ये आप लिख सकते हैं मेंस आंसर में. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, ईरान सेट टू क्लोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉलोइंग US ऑपरेशन मिडनाइट हैमर. Following the US strikes at Iranian nuclear facilities under Operation Midnight Hammer, Iran's parliament approved a proposal to close the Strait of Hormuz. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत स्पेशल पॉइंट है जिसको अगर ईरान चोक कर देगा तो जो आपका ग्लोबल ऑयल सप्लाई है वो हैम्पर हो जाएगा. ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में लोकेशन कौन से टारगेटेड थे? यूएस टारगेटेड ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी, बेसिकली नतान्स, इस्फहान एंड फोर्डो.
वेपनरी कौन सा यूज़ किया था? B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स, GBU-57 बंकर बस्टर्स एंड टोमाहॉक मिसाइल्स। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये पार्ट है आपका। इट्स अ क्रूशियल मैरीटाइम पैसेज दैट कनेक्ट्स द पर्शियन गल्फ विद द गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी। दिस इज अ पर्शियन गल्फ, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। आई एम सॉरी। सो स्पैन इसका है 167 किलोमीटर्स एंड नैरोइंग जस्ट 33 किलोमीटर्स एट इट्स स्लिमेस्ट पॉइंट। इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लोजर, अगर बंद हो जाता है तो प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करने पड़ेंगे? ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी हैम्पर हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये ओनली वायबल मैरीटाइम रूट है जो कनेक्ट करता है मेजर गल्फ ऑयल प्रोड्यूसर्स कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई एंड कुवैत को इंटरनेशनल मार्केट से। इन्फ्लेमेशन का रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि आपका सप्लाई कम हो गया है, डिसरप्शन है, तो प्राइसेस आपके डेफिनेटली हाई हो जाएंगे। इम्पैक्ट क्या है इंडिया के ऊपर? एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि 40% ऑफ द इंडियाज ऑयल एंड नियरली 50% ऑफ द गैस इंपोर्ट्स पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा एंड इकोनॉमिक रिस्क तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, UK हाउस ऑफ कॉमन्स अप्रूव्स टर्मिनली इल एडल्ट्स एंड ऑफ लाइफ बेल असिस्टेड डाइंग बिल। द बिल अलाउज टर्मिनली इल एडल्ट्स ओवर एज ऑफ 18, याद रखिएगा जो ओवर एज है 18 से, who are deemed to have less than 6 months to live to apply for an assisted death। So जो भी adults हैं above 18 जिनके पास में जीने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, less than 6 months हैं, तो वो अपनी assisted death के लिए अप्लाई कर सकते हैं, a kind of euthanasia। A patient choosing to die would need to be competent mind। Assisted dying होता क्या है? It refers to a situation when a terminally ill patient receives lethal drugs from medical practitioners and self-administers them to end their own life। दूसरे हैंड पे यूथेनेशिया में क्या होता है? फिजिशियन deliberately administer lethal drug to end patient life, potentially to relieve suffering even of not terminally ill। अब एथिकल डिलेमा क्या रिलेटेड है इससे? रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट डिग्निटी वर्सेस सैंक्टिटी ऑफ लाइफ। असिस्टेड डाइंग क्या रिकॉग्नाइज करता है? कि पेशेंट को राइट है कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सके, जेएस मिल का रिफ्लेक्टिव ऑटोनॉमी। दूसरे हाथ पे आपका रिलीजियस लीडर है जो बिलीव करते हैं कि लाइफ किसने दिया? हमको भगवान ने दिया और सिर्फ भगवान के पास ये राइट होना चाहिए कि वो इसको कब खत्म करना चाहते हैं। अब मेडिकल एथिक्स का भी कॉन्फ्लिक्ट है इसमें। असिस्टेड डाइंग कॉन्ट्राडिक्ट्स द मेडिकल ड्यूटी टू प्रिजर्व लाइफ, क्रिएटिंग अ मोरल डिलेमा फॉर फिजिशियंस टू सेव लाइफ। हिपोक्रेटिक ओथ गाइड्स जो हम लेते हैं वो बेसिकली यही कहता है कि हर डॉक्टर को अपना बेस्ट करना चाहिए ऑफ देयर कैपेसिटी टू सेव अ लाइफ। ना होगा क्या, इसके मिसयूज़ का भी रिस्क है। जैसे कि कई बार हमको पता है, डॉक्टर्स को ये पता चल गया कि बहुत ज़्यादा टाइम इनके पास नहीं बचा है और उन्होंने उन्हें सजेस्ट कर दिया कि आप असिस्टेड डाइंग कर लीजिए। उससे डॉक्टर्स का क्या फ़ायदा हो सकता है? डेंजर ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरमाइनिंग ट्रू वॉलंटरीनेस। पीपल विद डिसेबिलिटीज who felt like a burden would feel socio-economic pressure to end their lives। अब होता क्या है, कई बारी जो एडल्ट भी होते हैं, जो ओल्ड एज भी होते हैं, उनको ये लगता है कि हम ऑलरेडी अपनी फैमिली पे बर्डन है, तो उनको ये थॉट बार बार आएगा कि क्यों ना हम अपने लाइफ को एंड कर दें। नॉट नेसेसरली उनके पास उतना टाइम नहीं बचा है कि 6 months नहीं बचे हैं या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जानबूझ के चाहेंगे कि हम असिस्टेड डाइंग को ऑप्ट करें। नेक्स्ट topic is China, Pakistan, Bangladesh held their first trilateral meeting in Kunming, China. So this is a very interesting development which is happening. This is a second trilateral dialogue that China launched in India's neighborhood following a similar meeting between the foreign minister of China, Pakistan and Afghanistan. जैसा चाइना ने ट्राई किया था चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बनाने के लिए, the same it is doing with China, Pakistan and Bangladesh. So it is basically against of India only. This shows rising influence of China in South Asia. China is cultivating a ring of friendly states along the subcontinent's periphery. की कंसर्न क्या है इंडिया के लिए? हम लोग जो BRI प्रोजेक्ट को एक्सपेंशन करना चाह रहे थे वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी, जो चाइना का एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी जो हम कहते हैं कि इंडिया को चारों तरफ से घेरने के लिए करता है, वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। पैरेलल रीजनलिज्म हो जाएगा, जैसे कि हमारा साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये पूरा जो रीजन है यहाँ पे छोटे छोटे सब ग्रुपिंग्स हो जाएंगे जिसे हम पैरेलल रीजनलिज्म बोलते हैं। इरोजन ऑफ इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, जो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये।
वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए? प्रायोरिटाइज द फ्रेंडली एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस विद ऑल इट्स नेबर्स, स्ट्रेंथन रीजनल ग्रुपिंग्स लाइक बिम्स्टेक। सबसे पहले तो जो रूट प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करो, अपने नेबर्स के साथ में इफ़ पॉसिबल अच्छे रिलेशंस डेवलप करें, और जो रीजनल ग्रुपिंग्स ऑलरेडी मेड है जैसे कि बिम्स्टेक उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है पॉलिटिकल फाइनेंसिंग इन इंडिया, राइजिंग कॉस्ट, फॉलिंग ट्रांसपेरेंसी। सो अकॉर्डिंग टू द एसोसिएशन for democratic reforms reports, many parties delayed submitting expenditure statement by 1 to 232 days, while some parties failed to report altogether. So किसी किसी ने तो 1 से लगभग 200 डेज तक फाइल किया है और किसी किसी पार्टी ने तो फाइल किया ही नहीं है। क्या? एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। So political parties are required to submit election expenditure statement to the ECI within 90 days general election and 75 days assembly election. Widespread non-compliance has raised serious concern about transparency and accountability. Issue क्या है? एक्सपेंसिव हो गया इलेक्शन, एक्सपेंडिचर कहाँ तक पहुँच गया? 1.35 लाख करोड़। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, 60% कॉन्ट्रीब्यूशंस का पता ही नहीं है हमको। डिस्पैरिटी इन पॉलिटिकल फंडिंग, कोई पार्टी को बहुत ज़्यादा मिल जा रहा है, कोई पार्टी को उतना पॉलिटिकल फंडिंग नहीं मिल रहा है। इलेक्टोरल ओवर स्पेंडिंग, एक लिमिट है हमारे DCI एक्सपेंडिचर का 95 रुपीज़ लैख फॉर लोकसभा एंड 40 लाख फॉर असेंबली। ठीक है, लेकिन होता क्या है, इससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। वेल्थ की फैक्टर इन इलेक्टोरल सक्सेस, जैसे कि मध्य प्रदेश में 44% ऑफ विनिंग कैंडिडेट्स डिक्लेयर एसेट ओवर 5 करोड़। अब इसके लिए करना क्या क्या चाहिए? व्हाट आर द रिकमेंडेशंस? कैप ऑन द एक्सपेंडिचर ऑलरेडी है, बट इसको अच्छे से आपको इम्प्लीमेंट करना है। स्टेट फंडिंग टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज, एक्सपेंडिचर मस्ट बी लिमिटेड टू ट्रांजेक्शन वाया चेक, DD, RTGs एंड सो टू रिड्यूस ब्लैक मनी। एक्सपेंडिचर आप करें तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से करें जिसको ट्रेस किया जा सके। ऑब्जर्वर शुड माइनॉरिटी पार्टी एक्सपेंडिचर, अच्छा जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको देखता रहना चाहिए, मॉनिटर करते रहना चाहिए कि पार्टी ने कहाँ का एक्सपेंडिचर किया है, एंड ऑल डोनर डिटेल्स मस्ट बी पब्लिकली डिस्क्लोज्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉफ़ी। इंडियाज कॉफ़ी एक्सपोर्ट हैव जम्प्ड अबाउट 125% टू USD 1.8 बिलियन इन लास्ट 11 ईयर्स। ट्रॉपिकल प्लांट है ऑफ अराउंड 60 डिफरेंट स्पीसीज है जो डोमिनेट करती है वर्ल्ड ट्रेड को। अरेबिका जिसमें 75% प्रोडक्शन है, एंड रोबस्टा ऑल्सो। क्लाइमेट कंडीशन क्या क्या चाहिए होती है? एनुअल रेनफॉल चाहिए हमको 150 to 300 सेंटीमीटर, एंड आइडियल एवरेज टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 15 to 24 डिग्री सेल्सियस फॉर अरेबिका, 24 to 30 फॉर रोबस्टा। की प्रोड्यूसर कौन है इसके? ब्राज़ील है वर्ल्ड में लार्जेस्ट। इंडिया में कर्नाटका लीड करता है इसको, देन केरला, देन तमिलनाडु। कहाँ पे प्राइमरली ग्रोन होता है इंडिया में? वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट टॉपिक है ई रक्त कोष। सो द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इज प्लानिंग टू इंटीग्रेट द कंट्रीज रेयर डोनर रजिस्ट्री विद द ई रक्त कोष। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी that is in Mumbai has created a national rare blood donor registry to support patients with uncommon blood types requiring frequent transfusions. Genesis इसका April 2016. It's an online blood bank management system under National Health Mission. It provides information about blood bank कहाँ पे है, blood availability कहाँ है, blood donation camps कहाँ लग रहा है, ये ओवरऑल उसके बारे में आपको बताएगा. It enforces Drug and Cosmetic Act, National Blood Policy Standards and Guidelines. So basically हमको नाम याद रखना है, ई रक्त कोष. Next is nano fertilizers. Indian Farmer Fertilizer Cooperative Limited (IFCO) to set up its first overseas nano fertilizer plant in Brazil. IFCO ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो लिक्विड यूरिया फर्टिलाइजर इन 2021 एंड देन नैनो DAP इन 2023. नैनो फर्टिलाइजर होते क्या है? न्यूट्रिएंट्स दैट आर एनकैप्सुलेटेड और कोटेड विद इन नैनो मटेरियल. उसका साइज कितना होता है? 100 नैनोमीटर्स और लेस. इट इनेबल्स कंट्रोल रिलीज एंड इट्स सब्सिक्वेंट स्लो डिफ्यूजन इन द सॉइल. बेनिफिट है इसका, इट प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग, रिड्यूसेस सॉइल एंड वाटर कंटेमिनेशन, cost effectiveness, improve nutrient absorption, reduce nutrient wastage and lower application frequency provide. ठीक है, this was all about nano fertilizer.
नेक्स्ट है हमारा सुबर्ण रेखा रिवर। सुबर्ण रेखा फ्लैश फ्लड क्रिएट्स हैवॉक इन बालेश्वर उड़ीसा। सबसे पहले तो कहाँ पे? बालेश्वर उड़ीसा में। सुबर्ण रेखा का मतलब होता है गोल्ड एंड रेखा मीनिंग लाइन, मतलब गोल्डन लाइन। ओरिजिन पिस्कर विलेज क्लोज टू रांची झारखंड। बेसिन है इसका झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। माउथ है इसका बे ऑफ बंगाल में। प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है इसकी कांची, करकारी एंड खरकाई। इस पे जो इंपॉर्टेंट फॉल है दैट इज हुंड्रू फॉल। सिग्निफिकेंस है इसका, सुबर्ण रेखा वाटरवे इज डिक्लेयर्ड एज नेशनल वाटरवे 96 एज पर द नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। कौन सा आता है इस पे? नेशनल वाटरवे 96 आता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज कैटरेट। वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट रिसेंटली हाईलाइटेड यूज ऑफ कैटरेट टू आइडेंटिफाई हिमालयन स्नो लियोपार्ड। है क्या ये? कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल। सॉफ्टवेयर कैटरेट प्रोसेसेस ऑटोमेटेड segregation of camera trap photographs of species using artificial intelligence and neural network models। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिसका अगर नाम आता है तो आप सीधे सीधे इसको रिलेट कर सकते हैं हिमालयन स्नो लियोपार्ड से। अदर टेक्नोलॉजीज जो भी यूज हुई हैं बिग कैट को ट्रैक करने के लिए, टाइगर, एम स्ट्राइप्स एंड लायन, AI ड्रिवन सिस्टम लाइक सिम्बा। टाइगर, एम स्ट्राइप्स ऑलरेडी आपका यूपीएससी में आ चुका है एक बार। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कल्पचर गैलेक्सी NGC 253। Researchers created a detailed map of the Sculpture Galaxy using the multi-unit spectroscopic explorer instrument on ESO's Very Large Telescope। अब इस गैलेक्सी के बारे में हम देखते हैं। इसको हम NGC 253 या सिल्वर कॉइन गैलेक्सी भी बोलते हैं। ये अर्थ से 7.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। इसको डिस्कवर किया था कैरोलाइन हार्शेल ने 1783 में। NGC 253 इज अ लार्ज ऑलमोस्ट एज ऑन स्पाइरल गैलेक्सी। स्पाइरल गैलेक्सीज होते क्या हैं? दीज आर सराउंडेड बाय हेलोज मिक्सचर ऑफ ओल्ड स्टार्स, स्टार क्लस्टर एंड डार्क मैटर। Both the Milky Way and the Andromeda galaxies belong to a subtype known as the barred spirals, which sport ribbons of stars, gas and dust that cut across their centers। बेसिकली आप ये टर्म याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिजिटल मार्केट एक्ट DMA। Alphabet's Google has proposed changes in its search results in order to comply with the European Union Digital Market Acts। यह है क्या? 2022 में आया था। Act ensures that gatekeepers behave in a fair way online and leave room for contestability। Gatekeeper होते क्या है? Large digital platform होते हैं providing any of the predefined set of digital services such as online search engine, app store and messenger services। It ensures that consumer will have more and better services to choose from, more opportunities to switch their provider if they wish so, direct access to services and fair prices। Next topic है हमारा Guada negative। A French woman from the Caribbean island of Guadeloupe has been identified as the only non-carrier of the new blood type dubbed Guada negative। केवल one and only carrier हैं न्यू ब्लड टाइप के, इसका नाम है ग्वाडा नेगेटिव। तो आपको ये ही सबसे पहले याद रखना है ग्वाडा नेगेटिव है क्या। सो इट्स अ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑफिशियली रजिस्टर्ड बाय इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ISBT एट SISBT 042। इट डिफाइंड बाय द एब्सेंस ऑफ द EMM एंटीजन। EMM एंटीजन जो इसमें नहीं है वो होता क्या है? इट इज नॉर्मली फाउंड ऑन द रेड ब्लड सेल्स एंड इज कंसिडर्ड एज हाई इंसिडेंस एंटीजन। High incidence antigens are present in nearly all humans। It is now the 48th blood group system in the world। Next is International Yoga Day। 11th International Day of Yoga has been celebrated। The theme for Yoga Day was the Yoga for One Earth and One Health। In December 2014, UN proclaimed 21st June as International Day of Yoga by Resolution 69/131। कब डिक्लेयर किया था? 2014 में। ठीक है, ये अलाइन करता है हमारा समर सोल्स्टिस के साथ में जून 21 एंड द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। योगा वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत रूट यज मीन्स टू यूनाइट, सिंबलाइजिंग द यूनिटी ऑफ माइंड एंड द बॉडी। जो महर्षि पतंजलि ऋषि हमारे सिस्टमेटाइज्ड एंड कोडिफाइड द देन एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस ऑफ योगा थ्रू हिज योगा सूत्रास।
यूनेस्को इंस्क्राइब्स योगाज इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द यूएनजी। ठीक है, तो ये वाला हम लेक्चर यहीं एंड करते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे जो जून के करंट अफेयर्स हैं, कंप्लीट करंट अफेयर्स, वो मिल जाएगा। टिल देन सी यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।